हेलो एवरीबॉडी। आज न्यूक्लियर फिजिक्स में थर्ड लेक्चर न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी इवॉल्व होती है उसे हम क्यू वैल्यू कहते हैं, उसे समझना होगा। बेसिकली ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारी डिपेंड होती हैं अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स बिफोर द रिएक्शन टोटल एनर्जी, आफ्टर द रिएक्शन टोटल एनर्जी इक्वल होती है। फाइन, लेकिन ये टोटल एनर्जी मैकेनिक्स जैसा नहीं होता है। टोटल एनर्जी का मतलब यहाँ होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। रफली आप चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ जो मैकेनिक्स में बोलते हैं अपन, उसे आप रेस्ट एनर्जी कह सकते हैं, लेकिन ये अलग होता है, राइट। ओके, तो इसे समझने के लिए हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए एक एक्स आपका पार्टिकल है, न्यूक्लियाई है, उस पर ए पार्टिकल आता है, कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ में बॉम्बार्डमेंट होता है, स्ट्राइक करता है, और एक नया प्रोडक्ट वाई बनता है, साथ में एक पार्टिकल इमिट होता है बी। ए और बी पार्टिकल्स हैं आपके, ठीक है। तो अब लगाते हैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो क्या था? टोटल एनर्जी बिफोर द रिएक्शन इक्वल टू द टोटल एनर्जी आफ्टर द रिएक्शन। अब टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है? हमने रेस्ट एनर्जी। रेस्ट एनर्जी आपको लेना है आइंस्टाइन प्रिंसिपल से mc², राइट। तो देखिए x के लिए mxc², ए पार्टिकल के लिए mac², राइट। कि रेस्ट में मान के चल रहे हैं हम, ए काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है, तो हमने यहाँ केवल ए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ली है। इनकेस x की काइनेटिक एनर्जी है तो वो भी हम ले लेंगे। ओके, आफ्टर रिएक्शन दोनों पार्टिकल मूव करते हैं। y का रेस्ट मास से एनर्जी निकाल रही, रेस्ट एनर्जी my(c²) और काइनेटिक एनर्जी ky, बी पार्टिकल का mb(c²) और kb। यहाँ तक ठीक है। ओके, अब एक जैसी टर्म्स को हम एक तरफ ले रहे हैं, मास वाली टर्म को एक तरफ ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को एक तरफ ले लिया, राइट। तो चेक करो जरा स्क्रीन पर, कैसा लिख सकते हैं हम? यस, वी कैन राइट लाइक दिस। तो हमने रेस्ट एनर्जी एक तरफ ले लिया, काइनेटिक एनर्जी एक तरफ ले लिया। अब ध्यान से देखें आप, तो जो Q वैल्यू होती है आपकी, वो होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो देखिए ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपकी रेस्ट एनर्जी के डिफरेंस के बराबर हो गया। दोबारा से Q वैल्यू होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो किसकी इक्वल होती है? इनिशियल रेस्ट एनर्जी माइनस फाइनल रेस्ट एनर्जी। फाइन, इसको हम यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी को करते थे। तो देखिए ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल रेस्ट एनर्जी और ये फाइनल रेस्ट एनर्जी। ठीक, शॉर्ट फॉर्म हमारे पास आ गया। कई बार हमें पिछले लेक्चर में जैसे हमने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा था, तो बाइंडिंग एनर्जी गिवन होती है। इन जनरल काइनेटिक एनर्जी वर्ड कम यूज होता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी की जगह आप बाइंडिंग एनर्जी यूज करें। तो ये है बी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी, फाइनल टोटल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू रेस्ट एनर्जी इनिशियली माइनस फाइनल रेस्ट एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? अब जनरली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन गिवन होता है। ये लाइन ऊपर जो बना रखी है इसका मतलब है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। तो फिर हम टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ का मतलब फाइनली कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे पास है। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इनिशियली अगर हमको पता है, तो ये हमने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली जो प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई कर लिया है। क्लियर है? अच्छा, अगर ये Q वास्तव में हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब रियलिटी के अंदर एनर्जी आपकी इवॉल्व हो रही है, इमिट हो रही है। ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। इनकेस ये माइनस में आ जाए, ये वाला, इसका मतलब इवॉल्व नहीं हो रही है, ये एब्जॉर्ब कर रही है, राइट। तो हम इसको कहते हैं एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। क्लियर है ये? अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन को समझने के लिए इसकी Q वैल्यू का मतलब समझना है हमको, साथ में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको एक रिएक्शन दे रखी है कि नियॉन 20, ठीक है, ट्वाइस He4 और C12 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तीनों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमको गिवन है क्वेश्चन में, राइट। फाइन, अब हमसे ये बोला है कि एनर्जी रिलीज होगी, सप्लाई होगी या रिलीज होगी, यानी दोनों बातें देखनी है।
एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, और क्यू वैल्यू भी हमको फाइंड करना होगा। तो हमने क्या देखा था, क्यू वैल्यू क्या था, टोटल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। और रेस्ट के केस में इनिशियल माइनस फाइनल, इस चीज का ध्यान रखें, ओके। तो अभी यहाँ देखिए एवरेज बाइंडिंग एनर्जी गिवन है, तो बाइंडिंग एनर्जी वाला फॉर्मूला काम में ले लेंगे। फाइनल में कितने हमारे पास में न्यूक्लियाई हैं, मल्टीप्लाई बाय एवरेज बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल न्यूक्लियाई और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, एक कॉपी पेन लेके बैठे हैं, पॉज करते चले, अच्छे से समझें क्वेश्चन को। ओके, देखिए फाइनली यदि हम बात करते हैं तो दो हमारे पास में हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, E2, राइट, ओके। अब इसका मास नंबर कितना होता है, 4, तो मास नंबर कितना है, 4, और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की कितनी है, 7.07 लेगा, राइट। साथ ही साथ कार्बन है आपके पास में, कार्बन का एक ही है हमारे पास में, तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, 1 मान लें, है ना। 12 है इसका, कितने न्यूक्लियाई हैं इसमें, 12, और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कितना गिवन है हमारे को, 7.86, क्लियर है यहाँ तक। इनिशियली क्या था, नियॉन था, मास नंबर कितना है इसका, इनिशियली 20, और कितना है नियॉन का, 8.03, क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई किया हमने, करके देखें आप, तो कॉन्फिडेंस आता है जब करके देखें। इन दोनों को सम कीजिए, चेक करते चलो। तो आप जरा गौर से देखेंगे तो माइनस में आ गया, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब रिलीज नहीं हो रही है एनर्जी, रिलीज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हो रही है कि ये एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, आपको देना पड़ रहा है, तब जाके ये रिएक्शन होगा, है ना। तो कौन सी रिएक्शन होगी ये, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड वाला, क्लियर है ना, राइट, ओके, समझ में आई। तो चलिए आइए न्यूक्लियर फ्यूजन को देखते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में देखा था बाइंडिंग एनर्जी का कर्व, और वहां हमने बताया था कि जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो स्टेबिलिटी पाने के लिए, अपनी बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाने के लिए ब्रेक होते हैं 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई में। ये फिनोमेनन क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। सबसे पहले हॉर्न और स्ट्रासमैन ने डिस्कवर किया था कि यूरेनियम 235 पर यदि थर्मल न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है, बेरियम एंड क्रिप्टॉन में, और साथ में 3 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं, और काफी सारी एनर्जी, हर टूटने पर लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इवॉल्व होती है, फाइन, कुछ ऐसा होता है। पहले आपके पास यूरेनियम 235 फाइन, इस पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया है, इसमें न्यूट्रॉन आकर इससे टक्कर किया, स्क्रीन पे समझिए बात को, राइट। तो पहले तो क्या होता है, देखिए रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो ये यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाता है, 0n1, 1 है ना, तो 1 प्लस हो गया यूरेनियम। उसके बाद में ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है, एक तो क्रिप्टॉन 92 और दूसरा बेरियम 141, और साथ में 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, राइट। देखिए इसको रिएक्शन में दिखाएं अपन, एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हुआ यूरेनियम 235 पर, तो बेरियम क्रिप्टॉन में टूटा और 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। वेरी फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन थी जो हॉर्न और स्ट्रासमैन ने अपने लेबोरेटरी में की थी इसको, दिस इज ए फ्यूजन रिएक्शन, क्लियर है इतना। इस रिएक्शन में जो एनर्जी इवॉल्व होती है वो गामा रेज के रूप में, साथ ही साथ फ्यूजन जो फ्रेगमेंट है बेरियम क्रिप्टॉन, उनको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलती है, और न्यूट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलता है, फाइन। इस केस में बहुत सारी एनर्जी, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इवॉल्व होती है, लेकिन उसको इवॉल्व होने में बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम लगता है, 10⁻⁹ सेकेंड। और एक और इंटरेस्टिंग बात होती है कि फिजन जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, यूरेनियम 235 टूटा तो हमेशा बेरियम क्रिप्टॉन बने ऐसा जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई चेंज हो सकते हैं, जैसे रिएक्शन दिखा रहे हैं स्ट्रोंशियम और जिनॉन में टूट सकता है, ये रिएक्शन वही नजर आ रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्यू जो वैल्यू होती है वो लगभग उतनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग उतना ही होता है इन ऑल केसेस। क्या बताया, फ्यूजन कर रहे हैं हम किसका, यूरेनियम 235 का न्यूट्रॉन से। पहले क्या बनाया, बेरियम और क्रिप्टॉन। ये जरूरी नहीं है, ऐसा देखा गया है कि हमेशा बेरियम क्रिप्टॉन में टूटे, स्ट्रोंशियम जिनॉन में टूट जाएगा, लेकिन इवॉल्व एनर्जी लगभग उसी ऑर्डर में होती है। बस समझ में आ रही है। आप समझते हैं चेन रिएक्शन, हमने क्या देखा, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया यूरेनियम पर,
और पहले बेरियम क्रिप्टॉन में टूटा तो 3 न्यूट्रॉन में तब्दील हुआ था, देखा था अपन ने, है ना। फाइन, ओके। बेरियम क्रिप्टॉन में टूटा, बेरियम को हम यहाँ पिंक से और इसको ब्लू से दिखा रहे हैं, क्रिप्टॉन को, है ना, यूरेनियम को ये स्काई ब्लू से और येलो से न्यूट्रॉन को दिखाए। तो हमने देखा था 3 न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे थे, राइट। तो समझने वाली बात है देखो कि बहुत सारे हमने यूरेनियम पार्टिकल दिखाए, ओके, और एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करेंगे तो ये स्ट्राइक हुआ, 3 से टकराया, हर एक 3 और न्यूट्रॉन जनरेट करेगा, तो ये रिएक्शन तो चलती हुई चली जाती है। क्या देख रहे हैं हम, शुरू में हमारे पास में एक न्यूट्रॉन ने स्ट्राइक किया, राइट, ओके। सेकंड जो फिजन की सीरीज है उसमें हमारे पास में कितने जनरेट हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। 9 कैसे सर, देखिए जब एक को कोलाइड करता है यूरेनियम को तो 3 न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी सीरीज में 3 से हमने टक्कर करवाई, 1 2, क्योंकि 3 से क्यों करवाई सर, 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुई थी ना, और एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम को तोड़ने के लिए सफिशिएंट होता है, तो 3 को तोड़ देगा वो। लेकिन हर एक से 3 न्यूट्रॉन जनरेट हो गए तो कितने जनरेट हो जाते हैं, 9, राइट। तो 9 है, 9 को तोड़ देंगे 9 है, 9 को तोड़ देंगे, ये 1, 9 को तोड़ देंगे, 9 को तोड़ देंगे तो हर एक 3 जनरेट करेगा तो कितने न्यूट्रॉन जनरेट हो गए, 27। तो भाई ये रिएक्शन तो चलती रहेगी अगर आपके पास बहुत सारे यूरेनियम के न्यूक्लियाई हैं तो। ये काइंड ऑफ द रिएक्शन क्या कहलाती है, चेन रिएक्शन। और हर फ्यूजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होगी, ट्रमेंडियस अमाउंट ऑफ द एनर्जी इवॉल्व होने वाली है, क्लियर है। अब चेन रिएक्शन के लिए कुछ हमारे को कंडीशन चाहिए। क्रिटिकल साइज एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। चेन रिएक्शन होने के लिए जरूरी है कि फिजनेबल जो मटेरियल है यूरेनियम 235 उसका साइज एक पर्टिकुलर साइज से ज्यादा होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल साइज। फाइन, अच्छा, दूसरी शर्त है कि जो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है वो एक मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, उसका ऑर्डर 10 सेंटीमीटर के करीब होता है, ताकि वो प्रॉपरली स्लो डाउन हो जाए, जिसे हम थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं, जिससे कि आगे फ्यूजन कर सके वो, ओके। लेकिन अगर साइज ऑफ द मटेरियल कम होता है क्रिटिकल साइज से तो फिर सारे न्यूट्रॉन लॉस्ट हो जाते हैं, हमारे काम का नहीं होता है, चेन रिएक्शन काम के लिए नहीं है वो। तथा यदि साइज इक्वल टू द क्रिटिकल साइज है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितने प्रोड्यूस होते हैं वो इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लॉस्ट, बैलेंस रहता है, राइट। लेकिन यदि साइज क्रिटिकल साइज से ज्यादा होता है तो रिप्रोडक्शन फैक्टर जो न्यूट्रॉन का होता है वो ग्रेटर देन 1 कहलाता है। ऐसे केस में चेन रिएक्शन पॉसिबल होती है, चलती हुई चली जाती है, क्लियर है। कंट्रोल चेन रिएक्शंस को हम काम में लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है रिसर्च रिएक्टर, प्राइमरीली ये काम में आता है रिसर्च और रेडियो आइसोटॉप्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दूसरा कहता है ब्रीडर रिएक्टर, ये कन्वर्ट करता है यूरेनियम 238 को फिजनेबल प्लूटोनियम 239 में, यानी फिजनेबल मटेरियल को तैयार करने में काम में आता है, इसलिए इसको जनरेट करता है, इसलिए ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। और थर्ड जनरली हम इसकी बात किया करते हैं जो कहलाता है पावर रिएक्टर, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बड़े पानी के जहाज होते हैं उनको शिप करने, प्रोपेल करने के लिए, रॉकेट को चलाने के लिए, प्रोपेल करने के लिए भी हम जिन रिएक्टर्स को काम में लेते हैं दे आर द पावर रिएक्टर। पावर रिएक्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्टर कौन कौन से होते हैं, ये कुछ ऐसा होता है। इस पूरा सिस्टम 2 पार्ट में बटा रहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पार्ट में ये मेन कोर कहलाता है, मेन भाग कहलाता है। इसमें फ्यूल की रॉड्स होती है, फिजनेबल मटेरियल, रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड्स होती हैं, और मॉडरेटर भरा रहता है ना, मॉडरेट करने के लिए। अच्छा, इसी में बाहर से सेकेंडरी सिस्टम से ठंडे पानी को फ्लो करवाते हैं, एनर्जी जो इवॉल्व होती है उससे स्टीम जनरेट हो रही है, स्टीम से स्टीम टरबाइन चलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं, किससे, पावर रिएक्टर को। फर्स्ट
इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्यूल और फिजनेबल मटेरियल। कॉमनली जो फिजनेबल मटेरियल होता है यूरेनियम 235, थोरियम 232 या प्लूटोनियम 239 को हम काम में लेते हैं। सबसे पहले तो जो नेचुरली यूरेनियम मिलता है वो होता है 238, राइट, यूरेनियम, लेकिन ये नॉन फिजनेबल होता है। थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ब्रेडर रिएक्टर में से हम इससे कन्वर्ट करते हैं प्लूटोनियम 239 को। तो जब ये न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है, एक न्यूट्रॉन का जब इस पे बम्बार्डमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो यूरेनियम 239 में कन्वर्ट होता है, फिर ये Np239 और एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो का जनरेशन करता है, फिर ये दोबारा से टूटता है और प्लूटोनियम 239 जो हमारे काम का है उसमें ब्रेक होता है। सबसे पहला काम तो फिजनेबल मटेरियल तैयार किया जाता है, और वो फिजनेबल मटेरियल होता कौन सा है, 239। इसे हम काम में लेंगे फ्यूल रॉड के रूप में। जो ये फिजनेबल फ्यूल रॉड्स नजर आ रही हैं, रॉड्स बना के रखे हैं किसका, प्लूटोनियम 239, यदि हम ये काम में ले रहे हैं तो फाइन। सेकेंड बात, मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम होता है ये फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना, स्लो करना। मॉडरेटर इसके कोर वाले पार्ट में बीच बीच में ये मॉडरेटर भरा रहता है। कॉमनली यूज मॉडरेटर होते हैं ग्राफाइट, हैवी वाटर, बारलियम। जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है, अप्सरा रिएक्टर कहते हैं उसे, वहाँ पर वाटर को यूज किया जाता है। इंडिया के दूसरे जो अपने रिएक्टर्स हैं और उनमें जनरली हैवी वाटर को काम में लिया जाता है, फाइन। तो ये मॉडरेटर काम करता है। अब मॉडरेटर को थोड़ा सा और समझने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की बात करते हैं। बेसिकली ये क्या मेजर करता है, ग्रोथ रेट ऑफ द न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करता है, मेजर करता है रिएक्टर के अंदर। ये क्या होता है, इसे डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ फ्यूजन इन ए जनरेशन, किसी समय पर कितने फ्यूजन हो रहे हैं, और उससे जस्ट प्रेसिडिंग जनरेशन में नंबर ऑफ फ्यूजन कितने हुए हैं, राइट, इनका रेशियो, अभी कितने हुए उससे पहले कितने हुए, राइट। K1 है तो ऑपरेशन ऑफ द रिएक्टर को क्रिटिकल कहते हैं, विच व्हाट वी विश टू बी फॉर द स्टडी पावर ऑपरेशन। स्टडी पावर ऑपरेशन के लिए हम यही चाहते हैं कि एक ही रेट से चलता रहे, एक ही रेट से एनर्जी का इवॉल्व होता रहे, बढ़े नहीं, चेन रिएक्शन नहीं हो अनकंट्रोल्ड। अगर K बिकम ग्रेटर देन 1 तो रिएक्शन रेट और रिएक्टर पावर इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। देखा था ना अपन ने, 1 से 3 बन रहे हैं, 3 से, है ना, 3 3 3 3 9 बना रहे हैं, 27 बना रहे हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और ये क्रिटिकल स्टेट होती है और ये तो ब्लास्ट हो जाएगा, बम की तरह से काम करेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है, रिप्रोडक्शन फैक्टर है न्यूट्रॉन का, वो कितना रहे, 1 रहे। क्लियर है ये वाली बात। तो हमने देखा कि मॉडरेटर का अपना इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरा होता है इंपॉर्टेंट चीज, कंट्रोल रॉड। दीज आर यूज टू कंट्रोलिंग द रेट ऑफ द फ्यूजन। रेट ऑफ फ्यूजन को कंट्रोल करने में काम में आएगा। कंट्रोल रॉड क्या होती हैं, ऐसे मटेरियल से बनी रहती हैं जो कि न्यूट्रॉन के अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। जैसे बेस्ट तो होता है कैडमियम, बोरॉन, इंडियम को भी काम में ले लिया जाता है। These absorb the excess neutron and maintain the neutron number at a desired level पर मेंटेन रखने का काम करेगा, राइट। ओके, कंट्रोल रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करेगा। बीच बीच में अब देखिए डार्क ब्लैक से कंट्रोल रॉड दिखाइए फ्यूल रॉड्स के बीच में, राइट। क्या करते हैं, एक्सेस जो न्यूट्रॉन है उनको एब्जॉर्ब करता चलेगा, क्योंकि 1 से 3 जनरेट होगा, 3 से 9 जनरेट होगा। हमें मान लो 3 ही हर स्टेजेस में चाहिए, तो 3 के बाद 9 जनरेट होंगे, तो 6 को एब्जॉर्ब करवाना है। वो एब्जॉर्ब कौन करेगा, कैडमियम, बोरॉन, इंडियम की रॉड, उससे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल रॉड। क्लियर है, फाइन। कूलेंट अब जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है भाई, उसको काम में भी तो लेना है। कूलेंट इज ए फ्लूइड विच रिमूव द हीट जनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन। हर फ्यूजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट होता है, राइट। ओके, कॉमनली यूज्ड होता है हैवी वाटर, एयर, ऑर्गेनिक लिक्विड, ईटीसी। ये वाटर की सप्लाई कर रहा है ना, इससे स्टीम बनाएंगे अपन, स्टीम से स्टीम टरबाइन चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, राइट। ओके,
अब क्या होता है, इतनी हानिकारक रेडिएशन चारों तरफ जनरेट होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ कंटेनमेंट वाइशल शील्डिंग होती है। ये शील्ड होती क्या है, इट इज ए लेयर ऑफ कंक्रीट अबाउट 6 to 8 फीट लेयर की कंक्रीट की दीवार होती है चारों तरफ रिएक्टर की। इट प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम द इंटेंस न्यूट्रॉन एंड द गामा रेडिएशन इमिटेड बाय द रिएक्टर से जितनी भी हानिकारक रेडिएशंस होती हैं उससे जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, उनको बचाने का काम करती है। ये क्या कहलाती है, रिएक्टर शील्ड। मैन पार्ट देखा हमने रिएक्टर का, अब वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी हमारा रिएक्टर होता है उसका ये जो पार्ट है कोर, इसमें हम रखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन मटेरियल को, इसमें फ्यूजन का काम होता है, ये कोर कहलाता है ना। कोर में ही मॉडरेटर भरा रहता है, जैसे हमने बात की थी। मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन को स्लो करने का काम करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, कंट्रोल रॉड करेगा। कोर को सराउंड रखते हैं, बंद रखते हैं। रिफ्लेक्टिंग वॉल्स होते हैं अंडर मटेरियल, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का होता है जिससे कि लीकेज वगैरह नहीं हो। एनर्जी जो रिलीज होती है फ्यूजन मटेरियल से, उसको सुटेबल जो कूलेंट होता है, यहाँ पर क्या है आपका वाटर है, राइट, उस एनर्जी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। पूरी जो असेंबली होती है हमारी, जो थोड़ी देर पहले बताया, 6 to 8 फीट की कंक्रीट की वॉल से घिरी रहती है जिससे कि हार्मफुल रेडिएशंस बाहर नहीं आए। रिएक्टर को हम स्लो डाउन करें या बंद करना हो, शट डाउन करना हो, तो उसके लिए फिर हम कैडमियम रॉड की बात करते हैं। भाई न्यूट्रॉन ही तो बम्बार्डमेंट करके फिजनेबल मटेरियल यूरेनियम 235 प्लूटोनियम 239 को तोड़ने का काम करता है। तो ऐसे केस में यदि हमें शट डाउन करना है तो कैडमियम रॉड को ज़्यादा इंसर्ट कर देते हैं इस कोर वाले पार्ट में, तो उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है वो, है ना। हाई एब्जॉर्प्शन से न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फ्यूजन बंद हो जाता है, रिएक्टर बंद हो जाता है ना। कूलेंट है वो आपका ट्रांसफर कर रहा है वर्किंग फ्लूइड को स्टीम में, और स्टीम जैसा बताया स्टीम टरबाइन को चलाकर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगी। क्लियर है बात, है ना। किसी भी जो पावर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसमें कंसिडरेबल वेस्ट भी जनरेट होता है। भाई कोई भी प्रोडक्शन होता है तो कुछ वेस्ट भी, लेकिन यहाँ वेस्ट बड़ा हैजार्डियस होता है, रेडियोएक्टिव होता है, तो उसका स्पेशल ट्रीटमेंट भी किया जाता है, केयर भी किया जाता है, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। फाइन। न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है उसे समझने के लिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि एवरेज एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन ऑफ प्लूटोनियम 239 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है गिवन है। हाउ मच एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज्ड इफ ऑल द एटम्स इन 1 kg, आपके पास प्योर प्लूटोनियम है 1 kg, ठीक है। उसमें अगर सारे के सारे एटम्स हैं उनका फ्यूजन हो जाए तो कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होगी, ये हमसे पूछा है। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे 1 kg के अंदर, क्योंकि एक एटम, एक फ्यूजन यानी एक एटम का फ्यूजन से 180 आ रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कितने एटम जनरेट हो रहे हैं। सबसे पहले 239 ग्राम अगर प्लूटोनियम है 1 मोल है तो कितने एलिमेंट्री एटम्स होंगे उसमें, एवोगैड्रो नंबर 6.023 10/23। क्लियर है। तो 1 ग्राम से में कितने होंगे, डिवाइडेड बाई 239। क्लियर है। तो हमको 1 kg में पूछा है तो 1000 ग्राम्स में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 1000, सॉल्व करें तो कम्स आउट टू बी 252 10/24 एटम्स। तो गिवन 1 kg में एटम कितने हैं, इतने। और आपको बहुत अच्छे से पता है एक फ्यूजन एक एटम से कितना रिलीज हो रहा है, 180, तो 1 kg से फाइंड कर लें। एवरेज एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन कितना है, यानी एक न्यूक्लियाई या एक एटम से 180 है, तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड इतने एटम से कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय दिस मच, मल्टीप्लाई किया हमने, तो कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, अप्रॉक्स 4 × 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नाउ कम टू द न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है,
हमने देखा था पिछले लेक्चर के अंदर कि कुछ लो मास नंबर के एलिमेंट होते हैं, वो भी अपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाने के लिए करते क्या हैं, आपस में मिलते हैं, लार्जर न्यूक्लियाई में तब्दील होते हैं, है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को कैसे डिफाइन करते हैं, टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज इनटू वन अनदर टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस, जिससे बाइंडिंग एनर्जी बढ़े और साथ ही साथ काफी लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो। तो काइंड ऑफ रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें होता क्या है, जनरली न्यूक्लियर रिएक्शन में यदि एनर्जी इवॉल्व हो रही है तो इट इज कंपल्सरी कि मास ऑफ द प्रोडक्ट हमेशा कम होता है सम ऑफ मास ऑफ द लाइटर न्यूक्लियाई जो फ्यूज होने जा रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट के कंपेयर में प्रोडक्ट का मास क्या होता है, कम होता है। ये जो डिफरेंस ऑफ मास है डेल्टा एम, यही एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, और ये एनर्जी का सोर्स होगा न्यूक्लियर फ्यूजन हमारा। क्लियर है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ना और प्रैक्टिकली न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। कुछ क्रिटिकल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए। सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल शुड बी हाई एंड 10⁸ रुको, सोचो कितना ज्यादा टेम्परेचर, कारण सो दैट द पार्टिकल हैव एनफ एनर्जी ड्यू टू द थर्मल करंट, टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी आए और जो न्यूक्लियस के अंदर अपोजिशन है प्रोटॉन प्रोटॉन का, उसको अपोज करके आपस में मिल सके। वो पास में जाएंगे लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उसको अपोज करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए। टेम्परेचर का काम क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी देगा, राइट। ओके, और जब फ्यूजन अचीव हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाकर, ठीक है, तो जो एनफ काइनेटिक एनर्जी है वो कूलम्बियन बिहेवियर जो होता है, रिपल्सिव फोर्स है, उसको अपोज करता है। इस तरह की रिएक्शन कहलाती है थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन को थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों करेंगे, यहाँ काइनेटिक एनर्जी किससे आ रही है, टेम्परेचर से आ रही है, और तब जाके फ्यूजन हो रहा है, राइट। अब इसके लिए केवल टेम्परेचर ही नहीं, एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ प्रेशर भी रिक्वायर्ड होता है, बाहर से बहुत, और उसका ऑर्डर होता है लैक्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तब जाके वो पार्टिकल मिलते हैं, राइट। दूसरा, आपने अपर टू कंडीशन एक साथ जनरेट भी कर दी, फिर भी फ्यूजन हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, ये चांस फिनोमेनन होता है, हो तो हो, नहीं हो मेरी मर्जी। तो इसके लिए एक हाई डेंसिटी डिजायरेबल होती है, जो आपके लाइट न्यूक्लियाई है उसका नंबर बहुत ज्यादा होना चाहिए। कभी कोई कोलाइड करता है, कभी कोई फ्रिक्वेंटली कोलाइड करता है, फ्यूजन होता है, तो ये चांस इवेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए कि ये हाई डेंसिटी वर्ड भी इंपॉर्टेंस रखता है, राइट, जिससे कि फ्रिक्वेंटली कोलिजन होते रहें। जब डेंसिटी ज्यादा हो तो फ्यूजन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तीन कंडीशन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी का रिक्वायरमेंट होता है, राइट। अब इम्पोर्टेंट बात, जैसे मैंने कहा कि पढ़ना और प्रैक्टिकल करवाना बहुत दोनों डिफरेंट है। दिस कंडीशन आर मेट ओनली इन द इंटीरियर ऑफ द स्टार्स। हमारे जमीन पर किसी लेबोरेटरी में ये कंडीशन एक साथ जनरेट करना ये पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है। ये जनरली होता है स्टार्स, सन वगैरह के अंदर, वहाँ ये कंडीशन एक साथ पाई जाती है। तो वहाँ एनर्जी का सोर्स जो होता है हमारा, वो क्या होता है, यही न्यूक्लियर फ्यूजन। एक एग्जांपल लेते हैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन का, कि टेम्परेचर से कैसे काइनेटिक एनर्जी आ रही है, कैसे अपोज हो रहा है, कूलम्बियन रिपल्शन फोर्स। बैरियर एनर्जी दो प्रोटॉन का है 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एस्टिमेट द टेम्परेचर एट विच द टू प्रोटॉन इन ए प्रोटॉन गैस हैव एनर्जी टू ओवरकम द कूलम्बियन बैरियर, कह देते हैं जो रिपल्सिव फोर्स है उसको। दो प्रोटॉन है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दोनों प्रोटॉन के बीच में कितना है बैरियर, 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, है ना। ये केटीजी से लिया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से लिया, 3/2 केटी, दूसरे का 3/2 केटी, तो टोटल कितना हो गया 2 इंटू के, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू रख दी हमने टी, के फॉर किलो, ई फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया, जूल में कन्वर्ट हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 को मल्टीप्लाई किया 1.38 से, 1.6 को 4 से किया तो 6.4, 2035 और -19 + 5 -15 हो गया। तो टी की वैल्यू फाइंड करें अपन, तो ये इट इज कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली दिस मच।
तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब जाके न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। तो आप इसका ऑर्डर समझ सकते हैं, हमने बताया था कि 10⁸ और उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, राइट। तब जाके न्यूक्लियर थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस पॉसिबल हो पाती हैं। जैसे हमने बात की न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन अर्थ पर नहीं पॉसिबल होती हैं। ये रिएक्शंस होती हैं स्टार जैसे कि सन में एनर्जी सोर्स के रूप में, वहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं। जो सन का कोर होता है उसमें हाइड्रोजन एज ए फ्यूल मौजूद रहता है। तो जो फ्यूजन रिएक्शन होती है हाइड्रोजन की, वो भी एक स्टेप में नहीं होती है, ये होती है मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। इसमें हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम में कन्वर्ट होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। किस तरीके से? सबसे पहले तो इसको कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, राइट। हाइड्रोजन 1H1 एक प्रोटॉन के तुल्य होता है, राइट। सबसे पहले 1H1 से कंबाइंड होकर 1H2 बनाता है। साथ ही पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और एक न्यूट्रॉन को एमिट कर 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। फर्स्ट रिएक्शन कह दिया हमने, राइट। फिर आपका पॉजिटिव बीटा और नेगेटिव बीटा मिलकर गामा पार्टिकल्स को इवॉल्व करते हैं, ठीक है। पार्टिकल खत्म हो रहे हैं, एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। सेकंड रिएक्शन 1H1 1H2 के साथ में रिएक्ट करता है 2He3 हीलियम का आइसोटोप बनाता है। गामा पार्टिकल रिलीज होता है, साथ में 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। थर्ड रिएक्शन फिर 2H3 दोनों दो न्यूक्लियाई मिलते हैं और हीलियम का जनरल आइसोटोप 2He4 बनाते हैं, 1H1 और साथ में एनर्जी रिलीज होती है 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन। फोर्थ रिएक्शन, ये फोर्थ रिएक्शन होने के लिए फर्स्ट जो 3 रिएक्शन है वो 2 बार होती है, 2 बार होंगी तभी हमारे पास ये बनेंगे 2, राइट। तो इसलिए जो नेट इफेक्ट होता है 2 बार, तो ये पहली 3 रिएक्शन होती है, चौथी इनको यदि हम ऐड कर दें तो रिजल्टेंट रिएक्शन हमारे पास आ जाती है। ऐसे याद रखिए इसको, आप इनको इस तरीके से ऐड करके देखिए पॉज करके रफ के अंदर कि 4 आपके पास में प्रोटॉन 1H1 है ना, 2 नेगेटिव बीटा पार्टिकल से कंबाइंड होते हैं और 2He4 का जनरेशन होता है, 6 गामा पार्टिकल, 2 न्यूट्रिनो और एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है 26.7 है ना। तो इसका मतलब हो गया 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइंड होते हैं जिससे हीलियम का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी कितनी इवॉल्व होती है हर एक कंबाइंड रिएक्शन के अंदर 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सूरज के अंदर। क्लियर है? हमेशा प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, राइट। होता क्या है, हीलियम ही नहीं सिंथेसाइज होता है इंटीरियर ऑफ द स्टार्स में, हाइड्रोजन जो कोर में होता है वो धीरे धीरे हीलियम में कन्वर्ट होता है, राइट। तो इसके कन्वर्जन से कोर आपका कूल होता हुआ चला जाता है और स्टार अपनी खुद की ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होता हुआ चला जाता है, जैसे ब्लैक होल में होता है, विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कोर। इससे टेम्परेचर ऑफ द कोर बढ़ता हुआ चला जाता है। टेम्परेचर जैसे ही 10⁸ केल्विन के आसपास पहुंचता है तो फ्यूजन अगेन स्टार्ट हो जाता है। अब इस केस में जो हीलियम जो बना है वो और भारी नाभिक जैसे कि कार्बन में कन्वर्ट होता है, राइट। तो काइंड ऑफ जो प्रोसेस होता है जिसमें कि हायर और हायर मास एलिमेंट का जनरेशन होता हुआ चला जाता है, राइट। इसे हम कहते हैं कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। लेकिन एक हायर मास नंबर के एलिमेंट के फॉर्मेशन का भी एक लिमिट होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन की मैक्सिमम होती है, वो पीक होता है बाइंडिंग एनर्जी का, उससे ज्यादा नहीं बनेगा, राइट। ओके, साइकिल कैसे होता है देखिए, 6C कार्बन प्लस 1H1 7N13 प्लस गामा में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो नाइट्रोजन बना है आपका, फिर ब्रैक होता है 6C13 1E0 जो कि प्रोटॉन पॉजिट्रॉन कहलाता है आपका। 6C13 1H1 से रिएक्शन करता है 7N14 और एनर्जी के रूप में फोटोन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। 7N14 1H1 से रिएक्शन करता है 8 ऑक्सीजन 15। आप देख रहे हैं हायर मासिव पार्टिकल्स का जनरेशन होता हुआ चला जा रहा है, राइट। ओके, और ऑक्सीजन फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है,
फिर नाइट्रोजन रिएक्शन करता है, फिर कार्बन और हीलियम के अंदर कन्वर्ट होता है, रिएक्शन कहलाती है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। ये रिएक्शन चलती रहती है और हर रिएक्शन में एनर्जी का इवोल्यूशन होता रहता है। दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन लाइक द स्टार्स, राइट, क्लियर। अब ये न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे लिए कुछ काम का भी है कि नहीं? यस, द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इज इंपॉर्टेंट वेरियस साइंटिफिक फील्ड इंक्लूडिंग न्यूक्लियर फिजिक्स तो है ही, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, मेडिकल इमेजिंग है, एमआरआई है ना, एमआरआई सुना है, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, और अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई इज क्रूशियल। डेवलपिंग द न्यू मैटर्स जो जनरेट किए जा रहे हैं, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी और एडवांसिंग अवर नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स की हमारी नॉलेज को बढ़ाने में काम में आती है न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे, राइट। एक क्वेश्चन ले लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड। 1s2 के साथ रिएक्ट करके 2He3 और एक न्यूट्रॉन बना रहा है, राइट। और इनके जो मासेस है एम में गिवन है हमको 2.015, 3.017, 1.009। If 1 kg of deuterium undergoes the complete fusion, to find the amount of the total energy release, कि इस फ्यूजन रिएक्शन में टोटल एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है। सबसे पहले मास में कितना चेंज हो रहा है, ठीक। देखिए इनिशियल मास 1s2 2.015 2.015, राइट, माइनस प्रोडक्ट का मास 3.017 1.009। ओके, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास क्यों कर रहे हैं? हमने बताया था अल्टीमेटली क्यू एनर्जी मैं निकालूंगा, रिलीज एनर्जी का मतलब क्यू, और वो क्या बताया था मैंने? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ध्यान सुनो, ध्यान से रेफर करो, पॉज करो, रिवाइज करो लेक्चर को, देखो। या फिर काइनेटिक एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहा था, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग। या रेस्ट एनर्जी के टर्म में बात की थी तो हमने इनिशियल माइनस फाइनल, और रेस्ट एनर्जी हम किससे लेते हैं? मास इंटू सी स्क्वायर से। तो यहाँ मासेस को कम में ले रहे हैं ना, इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये मेरे पास आया था 0.004, क्लियर। ये हम आपको रेफर कर रहे थे कि क्यों कर रहा है हमने ऐसा डेल्टा एम, कि देखिए ये था क्यू एनर्जी, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल, या यूआई माइनस, और यूआई क्या होता है? एमसी स्क्वायर, इनिशियल फाइनल। तो ये सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखिए इनिशियल फाइनल आ गया, जो डेल्टा एम हमने फाइंड किया, क्लियर है ना, इसलिए डेल्टा एम भी फाइंड किया था। ओके, फिर अब डायरेक्ट करेंगे। 1mu हमने बताया था 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है पिछले लेक्चर में, जिन्होंने देखा उसे देखिएगा एक बार। तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए 0.004 को 931.5 से, तो एनर्जी हमारे पास आ गई कितना? 3.726 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इवॉल्व हो रही है, राइट। ओके, लेकिन ये अभी आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? कि हमें 1 kg का चाहिए। तो ये एनर्जी 4.030 AMU ड्यूटेरियम से हुआ है ना। वो कितना हुआ है? 3.726। AMU का मतलब 1.67 10⁻⁻27 kg। इसको भी SI में कन्वर्ट कर लें। मेगा का मतलब 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन की चार्ज से -19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 आ गया। हमको 1 kg से चाहिए ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो एनर्जी रिलीज फ्रॉम 1 kg, तो इसका डिवाइड कर दें अपन, राइट। तो ये लगभग ऐसा करके देखिए आप, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाता है? 0.9 10⁻14 या 9 × 10⁻13 जूल ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज होगा। फाइन। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, जो कि फाइनल टॉपिक कह सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि रेडियो एक्टिविटी में हम लोग इन्वॉल्व हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।